Hello friends, welcome back to our channel. So today we are going to study the topic asthma और bronchial asthma. So friends, आज का टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको बेसिकली बताना चाहूँगा कि अस्थमा क्या होता है. So friends, अस्थमा क्या होता है. अस्थमा के अंदर जो अपनी सांस की नलियाँ हैं, मतलब जो भी अपन सांस इनहेल करते हैं, नोज से इनहेल करते हैं, फिर फेरेंक्स में जाता है, फिर ट्रेकिया में जाता है, फिर ब्रोंकाई में जाता है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकियाई में जाता है, फिर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती है ब्रोंकाई, फिर उसके बाद एल्वियोलाई होती है लास्ट में, जहाँ एल्वियोलाई से जो अपनी एयर अपन जो इनहेल करते हैं वो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के अंदर एंटर हो जाती है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंटर हो जाती है. और जो कि CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जो भी टिश्यूज़ जो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वो वापस एल्वियोलाई में चली जाती है. तो एल्वियोलाई का यही काम है, वो गैस को एक्सचेंज करती है. ओके फ्रेंड्स, तो अस्थमा के अंदर क्या होता है कि जो अपना जो सांस की नलियाँ होती है ना वो सिकुड़ जाती है, जिससे कि जो भी पेशेंट होता है या जिसको भी अस्थमा होता है तो वो अच्छे से सांस नहीं ले पाता, प्रॉपर सांस नहीं ले पाता, उसके सीने में जकड़न सी हो जाती है, और मतलब जब सांस लेता है तब सीटी जैसी आवाज़ आती है, और जो चेस्ट होता है वो भारी भारी लगता है उसको. तो फ्रेंड्स, अस्थमा दो टाइप का होता है, एक तो एलर्जिक अस्थमा होता है, एक नॉन एलर्जिक अस्थमा होता है. एलर्जिक अस्थमा के अंदर मतलब कोई भी ज़्यादातर 40 साल से छोटे बच्चों में पाया जाता है, मतलब जो भी छोटे बच्चे होते हैं 40 साल से कम उम्र वाले व्यक्तियों में, मतलब कि जो पर्सन है उसको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है, जैसे किसी को खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी है, किसी को पर्टिकुलर ऑयल से एलर्जी है, जैसे कोकोनट ऑयल से एलर्जी है, सरसों के तेल से एलर्जी है, किसी को जो ये एनिमल्स होते हैं एनिमल से एलर्जी होती है, उनसे भी अस्थमा हो सकता है. मतलब घर में अपन पेट एनिमल्स पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, रैबिट पालते हैं, खरगोश पालते हैं, तो इन सब से भी अस्थमा हो सकता है. और पर्टिकुलर केमिकल्स होते हैं, केमिकल से भी अस्थमा हो सकता है, एलर्जी हो सकती है उससे भी. और ये जो मेटलिक अस्थमा होता है, मेटलिक अस्थमा के अंदर जो अपन बर्तन यूज़ करते हैं, जो अपन मेटलिक यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, जैसे तो तांबा हो गया, सिल्वर हो गया, लोहा हो गया, इन सब के बर्तन के अंदर अपन खाना खाते हैं, तो किसी पर्टिकुलर होता है कि उसको तांबे से एलर्जी है, तो अगर वो तांबे के बर्तन में खाना खाएगा तो उसको एलर्जी हो जाएगी, उसको सांस की नलियों में जकड़न हो जाएगी, और उससे भारी भारी सा लगने लग जाएगा. फ्रेंड्स, उसको सांस सही ढंग से नहीं आएगा, और सांस लेने में उसको काफ़ी कठिनाइयाँ होंगी. और फिर इसके बाद देखते हैं अपन नॉन एलर्जिक अस्थमा कैसे होता है. जो नॉन एलर्जिक अस्थमा होता है ना, वो मतलब एलर्जी की वजह से नहीं होता. उसमें क्या होता है, जो इरिटेंट्स होते हैं ना, वो ब्रोंकियल वॉल होती है, जो ब्रोंकियल वॉल जहाँ से एयर सप्लाई होती है, एयर एंटर करती है, तो उसको इरिटेट कर देते हैं, जो कि पर्टिकुलर इरिटेंट्स होते हैं. तो इरिटेंट्स के अंदर इरिटेट कौन कौन से होते हैं, जैसे कोल्ड मतलब ठंड, हीट, ये सारे इरिटेंट्स. कोई भी फ्यूम्स है, केमिकल से इनकी वजह से इरिटेंट्स होते हैं, वो ब्रोंकियल वॉल को इरिटेट करते हैं, और उससे कुछ जाते हैं, ब्रोंकोस्पेसम हो जाता है, जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. तो यही नॉन एलर्जिक अस्थमा है. तो फ्रेंड्स, अपन अस्थमा से कैसे बच सकते हैं, तो इसके लिए एक तो रेस्क्यू इन्हेलर होता है जो डॉक्टर अपन को प्रिस्क्राइब करता है, और एक प्रोटेक्टर इन्हेलर होता है. तो जो रेस्क्यू इन्हेलर होता है ना, वो रेस्क्यू इन्हेलर का मतलब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, मतलब जो भी जब कठिनाई आएगी उस टाइम काम करेगा. तो रेस्क्यू का मतलब जब भी आप उसको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, अपने पॉकेट में रखना चाहिए, अपने पर्स में रखना चाहिए. तो क्या होता है, जब भी आप सांस मतलब आपको लगे कि अपन को सांस नहीं आ रहा, सही ढंग से सांस नहीं ले पा रहे, भारी भारी सा लगे, तो जल्दी से रेस्क्यू इन्हेलर अपना लेके एक बार उसको 1-2 बार इन्हेल कर ले, आराम है, 10-15 मिनट बाद 1-2 बार और इन्हेल कर ले, तो उससे है ना आपको काफ़ी आराम मिलेगा सांस के अंदर. और एक प्रोटेक्टर इन्हेलर होता है. प्रोटेक्टर इन्हेलर तो रेगुलर यूज़ के लिए होता है, जो अपन को डॉक्टर बोलता है कि इसको हमेशा लेते रहना है, मतलब वो अपन को बीमारी से बचाता है, अस्थमा से बचाता है. तो उसको रोज़ डेली एक डोज जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उसके हिसाब से
इनहेल करते रहना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब अपन अपने टॉपिक पे पढ़ चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो अब अपन सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हैं। तो अब तक देखते हैं डेफिनेशन ऑफ अस्थमा। तो फ्रेंड्स, डेफिनेशन ऑफ अस्थमा देखते हैं। अस्थमा इज अ क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म लंग डिजीज। अस्थमा एक क्रोनिक लॉन्ग टर्म डिजीज है जो लंबे समय तक चलता है। दैट इन्फ्लेम द एयरवे, जो कि एयरवेज होते हैं उनको इन्फ्लेम्ड करता है। ओके फ्रेंड, अस्थमा इज ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब जो कि ये ब्रोंक्यूल्स है, ये ब्रोंकाई है, ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, मतलब कि सिकुड़ जाती है। तो यह जो ऑक्सीजन सप्लाई है, जो एयर सप्लाई है, वो सही ढंग से नहीं हो पाती। तो उसकी वजह से ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव है, ये अस्थमा एक ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिवर्सिबल लंग डिजीज। रिवर्सिबल मतलब कि जब अपन इन्हेलर लेंगे तो अपन को आराम आ जाएगा। इन्हेलर नहीं लेंगे तो वो सिकुड़ जाएगी। इन्हेलर लेंगे तो वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी ब्रोंकाई, जो भी ब्रोंक्यूल्स है। तो इसकी वजह से रिवर्सिबल लंग डिजीज़ है। in which there is inflammation and narrowing of bronchial lumen and a hyperactive response to certain stimuli characterized by wheezing, coughing and difficulty in breathing। तो अस्थमा के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, जो एल्वियोलाई है ना, जो एल्वियोलाई है जहाँ से वो एयर है जो एक्सचेंज होती है ब्लड के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर एक्सचेंज होती है। जो ये ल्यूमन होता है ना, स्पेस होता है म्यूकस लाइनिंग के बीच का जो स्पेस होता है ना, ल्यूमन, ये स्पेस को ल्यूमन बोलते हैं। तो ये ल्यूमन है ना सिकुड़ जाता है, ये कम हो जाता है, ब्रोंकियल ल्यूमन नैरो हो जाता है। एंड हाइपर सर्टेन स्टमक कैरेक्टराइज्ड बाय व्हीजिंग, और सीटी जैसी आवाज़ आती है। कफिंग होती है, ड्राई कफ होता है, और डिफ़िकल्टी सांस लेने में कठिनाई होती है। ओके फ्रेंड्स, आप इसको एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो। जैसे कि ये ट्रैकिया है, ये अपने दोनों लंग्स हैं, फिर ये दो एल्वियोल ब्रोंकाई में डिवाइड हो गए, राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई। उसके बाद ब्रोंकाई फर्दर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गई। फिर जो ब्रोंक्यूल्स के देन आफ्टर जो टर्सरी होता है उसके अंदर एल्वियोलाई के अंदर डिवाइड हो गए ब्रोंक्यूल्स। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये एक ब्रोंक्यूल है, ये एल्वियोलाई है, ये ल्यूमन है जो बीच का स्पेस है वो ल्यूमन है, ये एक नॉर्मल ब्रोंक्यूल है। अगर अस्थमा रहेगा ना तो ये जो ल्यूमन स्पेस है ना, ये काफ़ी कम हो जाएगा। जो म्यूकस लाइनिंग है ना, सिकुड़ जाएगी, मसल्स लेयर भी ये थोड़ा सा स्पेस बचेगा तो सांस लेने में कठिनाई होगी, जो एयर है वो प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ अस्थमा। तो टाइप्स ऑफ अस्थमा 2 टाइप्स के होते हैं, एलर्जिक अस्थमा, एक्सट्रिंसिक अस्थमा, नॉन एलर्जिक अस्थमा, इंट्रिंसिक अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा क्या होता है, इसमें क्या होता है, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस और हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स टू द इनहेलेशन ऑफ स्पेसिफिक एलर्जन सच एज होम डस्ट, फूड, प्रिजर्वेटिव्स, फीदर्स, पेट डैंड्रफ, मोल्ड ऑफ पोलन, सीजनेबल एलर्जेंस। एलर्जिक अस्थमा के अंदर क्या होता है, जो अपना इम्यून सिस्टम है ना हाइपर रिस्पॉन्स शो करता है। जो अगर कोई भी एलर्जन आएगा उसको अपन इनहेल कर लेंगे, तो इनहेल करने के बाद अपना इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करेगा अपना। तो जो एलर्जन कौन से एलर्जन हो सकते हैं, जैसे होम डस्ट हो सकता है। होम डस्ट मतलब जो भी धूल मिट्टी है घर के अंदर, उससे भी अस्थमा हो सकता है। फूड प्रिजर्वेटिव मतलब जो फूड को प्रिजर्व करने के लिए जो फूड प्रिजर्वेटिव काम में लेते हैं घर के अंदर, उनसे भी अस्थमा हो सकता है। फीदर से भी अस्थमा हो सकता है। जो भी बर्ड्स ये वगैरह होते हैं इनके फीदर्स होते हैं। पेट डैंड्रफ मतलब जो भी अपन पालतू जानवर पालते हैं घर में, उनसे भी अपन को अस्थमा हो सकता है। मोल्ड ऑफ पोलन, जो भी पोलन होते हैं, फ्लोवर्स वगैरह होते हैं, इनसे अस्थमा होता है। जब आपने देखा होगा कि अगर खेतों में अनाज निकलवाते हैं तो जो भी धुआं हो मिट्टी, उससे भी एलर्जी हो सकती है, उससे भी अस्थमा हो सकता है। सीजनेबल एलर्जी मतलब जब भी सीजन वगैरह चेंज होती है तो उससे भी एलर्जिक अस्थमा हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, अपन नेक्स्ट देखते हैं नॉन एलर्जिक अस्थमा और इंट्रिंसिक अस्थमा। तो फ्रेंड्स, जो एलर्जिक अस्थमा होता है ना, वो तो बेसिकली ज़्यादातर 40 साल से कम उम्र के लोगों में होता है। और जो नॉन एलर्जिक अस्थमा होता है वो 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में होता है। ये नॉन एलर्जिक अस्थमा, इंट्रिंसिक अस्थमा मतलब जो इंटरनल फैक्टर की वजह से होता है ना, वो नॉन एलर्जिक अस्थमा है। तो बस देखते हैं अपन, इन दिस टाइप ऑफ अस्थमा इरिटेंट्स आर आल्सो इन द एयर बट नॉट रिलेटेड टू एलर्जीज सच एज एयरवे इरिटेंट्स कोटेड। ये जो नॉन एलर्जिक अस्थमा होता है ना, वो एलर्जीज की वजह से
नहीं होता, मतलब जो भी एलर्जन होता है ना, एलर्जन कोज नहीं करता नॉन एलर्जिक अस्थमा। इसके अंदर क्या होता है, जो इरिटेंट्स होते हैं ना, इरिटेंट्स होते हैं वो एयर वो को, जो भी ब्रोंकियल वॉल है उसको इरिटेट करते हैं, उसकी वजह से नॉन एलर्जिक अस्थमा होता है। तो जो भी अपन कोल्ड है, मतलब ठंड है, हीट की वजह से हो सकता है, एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकता है, वेदर चेंजेस, वेदर जब भी क्लाइमेट चेंज होता है उसकी वजह से हो सकता है, फ्यूम्स है, फ्यूम्स की वजह से, एक सिगरेट स्मोकिंग, जो भी सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, मतलब सिगरेट वगैरह पीते हैं, रूम डिओड्रेंट्स से भी हो सकता है, हाउस होल्ड क्लीनिंग सब्सटेंस, जो भी घर को साफ़ सफाई करने के सब्सटेंस होते हैं उनकी वजह से भी नॉन एलर्जिक अस्थमा हो सकता है। परफ्यूम्स होते हैं, परफ्यूम्स को भी स्पेसिफिक वो एलर्जी हो सकती है, नॉन एलर्जिक एलर्जी हो सकती है। आर्टरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये भी कोल्ड वगैरह की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। स्ट्रेस, इमोशन, एक्साइटमेंट, NSAIDs, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इनकी वजह से भी नॉन एलर्जिक अस्थमा हो सकता है। फूड प्रिजर्वेटिव्स, जो भी फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स, उनकी वजह से भी नॉन एलर्जिक अस्थमा हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, अपन देखते हैं मिक्स्ड अस्थमा। मिक्स्ड अस्थमा के अंदर क्या होता है, दिस टाइप ऑफ अस्थमा इन्वॉल्व्स बोथ एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक अस्थमा। इसके अंदर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी अस्थमा हो सकता है और इंटरनल फैक्टर की वजह से भी अस्थमा हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, दोनों की वजह से हो सकता है। फिर फोर्थ देखते हैं कफ वेरिएंट अस्थमा। कफ वेरिएंट परसिस्टेंट ड्राई कफ वेरिएंट अस्थमा के अंदर क्या होता है, ये सब नहीं होता, मतलब व्हीजिंग साउंड ये सब नहीं होता, डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, डिस्निया, ये सब नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, परसिस्टेंट ड्राई कफ, मतलब जो कफ होता है ना वो लगातार कफ आता रहता है, थोड़ा थोड़ा कफ आता रहता है, ड्राई कफ आता रहता है, तो वो भी उसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब नोक्चुरल अस्थमा क्या होता है, दिस टाइप ऑफ अस्थमा सिम्टम्स अकर इन नोक्चुरल अस्थमा, ये इसके सिम्टम्स है ना रात को शो होते हैं, जो भी सिम्टम्स रात को शो होते हैं, मतलब नोक्चुरल अस्थमा है उस पेशेंट को। ओके फ्रेंड्स, अब 6 टाइप एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा। एक्सरसाइज मतलब इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि एक्सरसाइज करने से जो अस्थमा हो सकता है, जो फिजिकल एक्टिविटी करने से अपन को सांस की प्रॉब्लम होती है, 10-15 मिनट के अंदर सांस नहीं आता या फिर कठिनाई होती है सांस लेने में, तो वो एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा। एक ऑक्यूपेशनल अस्थमा हो सकता है। ऑक्यूपेशनल अस्थमा में इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पे धुआं जो भी होता है, धुआं वगैरह, कोल माइनिंग वगैरह होती है इनके अंदर, इन सब से भी अस्थमा हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ अस्थमा, मतलब किन किन कारणों की वजह से अस्थमा हो सकता है। तो एयरबोर्न एलर्जेंस की वजह से होता है, मतलब जो भी हवा में जो भी एलर्जेंस होते हैं उनकी वजह से अस्थमा हो सकता है। एयर पोल्यूशन और एयर पोल्यूटेंट्स एंड इरिटेंट्स, जो भी एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से अस्थमा हो सकता है। कोल्ड से अस्थमा हो सकता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अपन को कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जैसे रेस्पिरेटरी राइनाइटिस है, इन सब की वजह से भी अस्थमा हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करने से भी अस्थमा हो सकता है। सर्टेन मेडिकेशन, ज़्यादा मेडिकेशन, मतलब पर्टिकुलर मेडिकेशन से उनकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है ज़्यादा लेने से। फूड एलर्जीज मतलब पर्टिकुलर खाने से, मतलब किसी को गेहूँ से एलर्जी है, किसी को चावल से एलर्जी है, किसी को पर्टिकुलर कोई सी फूड से एलर्जी है, तो उससे भी अपन को अस्थमा हो सकता है। और एक लो बर्थ वेट LBW बेबीज, मतलब जो भी बच्चे होते हैं उनका उम्र है ना, उनकी उम्र के अकॉर्डिंग उनका वेट कम है, तो उनको भी अस्थमा हो सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कोज कर सकती है अस्थमा को। ओके फ्रेंड्स, एक्सट्रीम चेंजेस इन वेदर, जो भी क्लाइमेट है वेदर के अंदर सीजनेबल चेंज होती है, जैसे गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, तो उस टाइम पे भी अस्थमा हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, और फैमिली हिस्ट्री मतलब अगर जो पेशेंट कोई पर्सन है उसकी फैमिली में अगर उसके माता पिता है किसी को भी अस्थमा है, तो उनसे भी उसको अस्थमा हो सकता है। एक फीवर एंड अदर एलर्जीज, मतलब फीवर 100 डिग्री से ज़्यादा फीवर हो जाती है, ज़्यादा बुखार हो जाती है, एलर्जी, इन सब की वजह से भी अस्थमा हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अब अपन देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड साइन एंड सिम्टम्स, कि अपन को कैसे पता चले कि इस इंसान को अस्थमा है या इसको अस्थमा है या नहीं है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं जिस पेशेंट को या जिस इंसान को, जिस पर्सन को अस्थमा होता है। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ अस्थमा आर कफ विद और विदाउट म्यूकस प्रोडक्शन, डिस्नी एंड मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन तो सिम्टम अस्थमा का ये है कि
जो भी पेशेंट है उसको अगर अस्थमा हो चुका है तो उसको कफ आएगा, वो कफ के साथ म्यूकस भी आ सकता है और विदाउट म्यूकस भी आ सकता है, ड्राई कफ भी आ सकता है। ओके फ्रेंड्स, डिस्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, उसको सांस लेने में कठिनाई होगी, वेजिंग साउंड सीटी जैसे आवाज आएगी, तो इसका मतलब इस पेशेंट को अस्थमा हो सकता है। और फ्रेंड्स और कैसे पता लग सकता है, चेस्ट टाइटनेस, अगर चेस्ट है ना भारी भारी सा लगेगा, जकड़न सी लगेगी चेस्ट में, चेस्ट भारी लगेगा, तो इससे भी अगर पता लगा सकते हैं कि इसको अस्थमा हो सकता है। डायफोरेसिस से भी अस्थमा का पता लगाया जा सकता है। टेकिकार्डिया होगा उस पेशेंट को, एक्सपायरेशन रिक्वायर्स एफर्ट, जो भी एक्सपायरेशन, जब वो सांस को इनहेल करेगा और उसको एक्सपायर करेगा वापस छोड़ते टाइम उसको जोर लगाना पड़ेगा। तो क्या था, रेसेस एंड टेम्पररी एडिमा एलर्जिक रिएक्शन दैट में बी नोटेड विद अस्थमा। रेसेस आएंगे, टेम्पररी एडिमा हो जाएगी, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाएगी अगर उस पेशेंट को अस्थमा है। तो सेंट्रल साइनसिस मतलब जो लिप है, जो नेल्स है, इन सब का, टंग है, इन सब का कलर है ना ब्लू हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी की वजह से। सेवरे हाइपोक्सिया हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी, एंजाइटी प्रॉपर उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाएगी तो उसको एंजाइटी हो जाएगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में कठिनाई होगी, सांस प्रॉपर ढंग से नहीं आ पाएगी उसको। डायफोरेसिस एक्सेसिव, उसको बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा है, उससे पता लगा सकते हैं कि इस पेशेंट को शायद अस्थमा हो सकता है। डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग एंड वॉकिंग, इस पेशेंट को अस्थमा रहेगा, वो बात करने में उसको कठिनाई होगी, चलने में कठिनाई होगी, वोमिटिंग, उसको उल्टियाँ होगी। एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर मतलब वो जो ब्रोंकियल वॉल वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, ब्रोंकियोस्पेज़म हो जाएगा, तो उसको जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो नहीं हो पाएगी, तो उससे क्या रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी आ सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। फ्रेंड्स चेस्ट और एब्डोमिनल पेन, चेस्ट में दर्द होगा, एब्डोमिनल पेट में दर्द हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, सो यही है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। सो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। सो फ्रेंड्स, आज अपन इतना कवर कर लिया, आगे इसके पैथोफिजियोलॉजी, मेडिकल मैनेजमेंट वगैरह इसका अगले वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, then please like the video and please subscribe my channel. Thank you guys.